हेलो एवरीवन, स्टडी विद जीनत चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जीनत। आज की क्लास में हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज टॉप 100 जीके जीएस क्वेश्चन। आप चाहे फ्रेंड्स किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल की एसएससी जीडी आरपीएफ चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे ही जाते हैं जीके जीएस के क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं, पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें मैंने जीके जीएस भी लिए हैं क्योंकि करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड में। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है उत्तराखंड में। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है और मैंने हर एक क्वेश्चन के की पॉइंट्स लिए हैं क्योंकि की पॉइंट्स में भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण ऋषिकेश के कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत उत्तराखंड में किया जा रहा है। ये सुरंग देवप्रयाग और जंसू के बीच बनाई जा रही है और इसकी लंबाई लगभग 15 किलोमीटर है। ये एक डबल टनल दोहरी सुरंग है जिसमें टनल बोरिंग मशीन टीबीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 15 किलोमीटर लंबी है और ये कहाँ पर बनाई जा रही है? ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत उत्तराखंड में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल इंजन के आविष्कार कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए, जॉर्ज ऑरेवल। जॉर्ज ऑरेवल रेल इंजन के आविष्कारक हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। आविष्कार से रिलेटेड भी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। रेल इंजन के आविष्कारक जॉर्ज स्टीफेसन हैं। जॉर्ज स्टीफेसन एक अंग्रेज इंजीनियर थे जिन्हें रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1814 में पहला व्यवहारिक भाप चलित रेल इंजन ब्लूचर का निर्माण किया। इसके बाद उन्होंने कई और लोकोमोटिव बनाए और 1825 में दुनिया की पहली सार्वजनिक यात्री रेलवे स्टॉकटन और डार्लिंगटन रेलवे खोली जिसमें उनके द्वारा बनाए गए एक लोकोमोटिव का उपयोग किया गया था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से की पॉइंट्स में से भी क्वेश्चन बनेगा कि रेलवे इंजन का आविष्कार किसने किया? जॉर्ज स्टीफेसन ने। और कब किया था? 1814 में पहले व्यवहारिक भाप चलित रेल इंजन ब्लूचर का निर्माण किया था। 1814 में किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेसन ने। और इन्हें रेलवे का जनक के रूप में जाना जाता है। और क्या क्या आविष्कार किए इन्होंने? 1825 में दुनिया की पहली सार्वजनिक यात्री रेलवे स्टॉकटन और डार्लिंगटन रेलवे खोली जिसमें इनके द्वारा बनाए गए लोकोमोटिव का उपयोग किया गया था। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिखते जाएं इनको साथ साथ और नोट्स बनाते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए और ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर हो जाएगा सी, बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था बृहद्रथ। आंसर हो जाएगा इसका सी। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। शतधन्वन का पुत्र बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। उसका शासन 187 ईसा पूर्व से 180 ईसा पूर्व तक था। वे भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके अपने ही सेनापति पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और एक नए राजवंश का उदय हुआ जिससे शुंग राजवंश कहते हैं। सेनापति पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और एक नए राजवंश का उदय हुआ जिसे शुंग राजवंश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक कौन था? ए, बहादुर शाह जफर, बी, औरंगजेब, सी, जहांदार शाह, डी, अब्दुल्ला खां। इसका आंसर हो जाएगा ए, बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर और ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी 2002 में और ये हैं बहादुर शाह जफर और ये अंतिम मुगल शासक रहे हैं।
इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय थे, जिन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। आखिरी मुगल बादशाह कौन था जिसे बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक मुगल बादशाह रहे? वे एक कवि संग, वे एक कवि, संगीतकार और सुलेखक भी थे। 1857 के भारतीय विद्रोह में उनकी भूमिका के कारण अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर लिया और बर्मा में निर्वासित कर दिया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। अंतिम मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय, और इनको बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक मुगल बादशाह रहे। बहादुर शाह जफर कब तक रहा इनका कार्यकाल? 1837 से 1857 तक। और 1857 के विद्रोह में उनकी भूमिका के कारण उन्हें कैद कर लिया गया और बर्मा में निर्वासित कर दिया गया और 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डाकघर कहाँ खोला गया? इसका आंसर हो जाएगा पुराना कोलकाता ये था, और ये भारत का पहला डाकघर खोला गया है कोलकाता में। नेक्स्ट है, इसके कुछ की पॉइंट्स है। भारत का पहला डाकघर 1774 में कोलकाता में खोला गया था। इसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने स्थापित किया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डाकघर जो खोला गया था कोलकाता में, इसको स्थापित किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको स्थापित किया था। और ये कब खोला गया था? 1774 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट्स पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? इसका आंसर एड्रियन ब्रॉडी ने ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता। एड्रियन ब्रॉडी ने, आंसर बी। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एड्रियन ब्रॉडी ने जीता है। उन्होंने द ब्रूटलिस्ट फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार जीता। 7वें अकादमी पुरस्कार समारोह में दिया गया था। और ये कब दिया गया था इनको? ऑस्कर पुरस्कार 2025 में 97वें अकादमी पुरस्कार समारोह में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रीति सूदन। प्रीति सूदन को यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। प्रीति सूदन को 1 अगस्त 2024 को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी का स्थान लिया और प्रीति सूदन आंध्र प्रदेश कैडर के 1983 के बैच की एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी हैं। और ये आंध्र प्रदेश के क्या हैं? एक आईएएस अधिकारी हैं। और इनको कब मिला था? बैच 1983 में। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने साल 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्रेन रोट। ब्रेन रोट ने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने साल 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है ब्रेन रोट को। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने ब्रेन रोट को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। ये शब्द सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने और उसके नकारात्मक प्रभावों को दर्शाता है, जैसे कि मानसिक या भौतिक स्थिति का कमजोर होना। और ये शब्द 2023 से 24 तक उपयोग में 230% की वृद्धि के साथ लोकप्रिय हुआ, खासकर जेन जेड और जेन अल्फा समुदायों के बीच जो सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय बिताते हैं। ये ब्रेन रोट का कारण क्या रहा कि ये सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने और नकारात्मक प्रभावों को दर्शाता है ब्रेन रोट, और मानसिक या बौद्धिक स्थिति का कमजोर होना। और ये तेजी से लोकप्रिय रहा है, 230% की वृद्धि के साथ ये लोकप्रिय हुआ, जिससे जैन अल्प समुदायों के बीच सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय बिताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 25 जनवरी को। भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है।
फ्रेंड दिवस से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन आता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, दिवस से रिलेटेड पूछा जाता है। जैसे कि पीवाईक्यू है, पूछा गया है कि भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे, क्योंकि सभी वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामों के लिए। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिन भारत में पर्यटन के महत्व को बढ़ावा देने और देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? कि संस्कृत विरासत और प्राकृतिक सुंदरता को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 जनवरी को प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर राज्य में 2 मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 6.5 किमी। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर राज्य में 2 मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया। इसकी लंबाई है 6.5 किलोमीटर। इसके की पॉइंट्स हैं, बर्फ से ढके पहाड़ों और कड़ाके की ठंड के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने 2700 करोड़ की लागत से बनी 6.5 किलोमीटर लंबी अत्यधिक सुरंग का उद्घाटन किया। कहाँ किया? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अटल सेतु। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। इसका की पॉइंट्स है, अटल सेतु जिसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी कहते हैं, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल, लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ऑफ 8 किलोमीटर लंबा। ये पुल समुद्र और जमीन दोनों पर बना है। ये कहाँ बना है? समुद्र और जमीन दोनों पर बना है। और ये कितने किलोमीटर लंबा है? 21.8 किलोमीटर लंबा है। और अटल सेतु को किस नाम से जाना जाता है? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से भी जाना जाता है अटल सेतु को। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? इसका आंसर हो जाएगा 1930 में। आप देख सकते हैं पिक्चर में कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? 1930 में। इसके कुछ की पॉइंट्स है, दांडी मार्च जिसे नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश सरकार के नमक कानून के खिलाफ शुरू किया गया था। ये एक अहिंसक सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन था। 12 मार्च को 1930 में आज ही के दिन गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक 78 अनुयायियों के साथ पैदल यात्रा की। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। नमक को बनाकर इन्होंने, महात्मा गांधी ने, कितने लोगों ने ये यात्रा की थी? 78 अनुयायियों ने पैदल चलकर यात्रा की थी। दांडी सत्याग्रह, दांडी मार्च या नमक मार्च, इनको 3 नामों से जाना जाता है। और ये कब शुरू की गई थी? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक अनुयायियों को पैदल यात्रा कराई और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। क्वेश्चन इसमें से भी बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। इससे पहले वे 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रही। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है कि श्रीमती द्रौपदी कब राष्ट्रपति बनी? तो 25 जुलाई 2022 को। और ये 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। और ये पहले झारखंड की क्या थी? राज्यपाल रही। 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रही। क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स
कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सचिदानंद सिन्हा। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। और सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे। ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस सबसे लंबे केबल सेतु का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सुदर्शन सेतु। भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस सबसे लंबे केबल सेतु का नाम है सुदर्शन सेतु। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। सुदर्शन सेतु, सुदर्शन सेतु भारत में एक केबल आधारित पुल है जो कच्छ की खाड़ी में स्थित बेट द्वारका, दीप और ओखा को जोड़ता है। इस पुल की कुल लंबाई 2320 मीटर 7612 फीट है। इसका उद्घाटन 25 फरवरी 2024 को हुआ था। कब हुआ था? 25 फरवरी 2024 को हुआ था सुदर्शन सेतु का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उत्तर पूर्वी राज्य में सेला टनल बनाई गई थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश में। उत्तरी पूर्व राज्य में सेला टनल बनाई गई थी अरुणाचल प्रदेश में। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। सेला सुरंग, सेला टनल भारत की एक सुरंग सड़क है जो असम राज्य के गुवाहाटी से अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक जाती है। ये 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। इस सड़क के निर्माण में इन दोनों स्थानों के बीच सभी मौसमों में आना जाना सुनिश्चित हो सका। और ये कितने मीटर की ऊंचाई पर बनी है? 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनी है। और ये सुरंग असम राज्य के गुवाहाटी से अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित फ्रांसीसी स्कॉट ब्रिज किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। आप देख सकते हैं चर्चित फ्रांसिस स्टॉक ब्रिज है और ये कहाँ पर है? अमेरिका में। आप देख सकते हैं इस तरीके की ब्रिज कहाँ पर है? अमेरिका में। और इस ब्रिज को क्या कहा जाता है? चर्चित फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज, जो कहाँ पर है? अमेरिका में है। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। चर्चित फ्रांसीसी स्कॉट की ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर शहर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर शहर में स्थित है। जहाज की टक्कर से पल भर में गिरा पुल, ये पुल बाल्टीमोर के बाहरी इलाके में पटप्स को नदी के ऊपर बना हुआ था और बाल्टीमोर बेल्टवे इंटरस्टेट 695 का हिस्सा था। 26 मार्च 2024 को एक कंटेनर जहाज के पुल से टकराने के बाद ये ढह गया। ये जो पुल था फ्रांसिस स्टॉक ब्रिज, ये क्या हो गया? ये ढह गया। 26 मार्च 2024 को कंटेनर जहाज के पुल से टकराने के बाद ये ढह गया, मतलब कि टूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज किस राज्य में बनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आप देख सकते हैं ये ब्रिज और ये कहाँ पर बनाया गया है? तमिलनाडु में। कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है और ये बनाया गया है तमिलनाडु राज्य में। इसके कुछ की पॉइंट्स है। 2019 में भारत सरकार ने तकनीकी रूप से उन्नत भविष्य के लिए तैयार प्रतिस्थापन के निर्माण को मंजूरी दी। इसका परिणाम भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है जो तमिलनाडु में पाक जल मंडलम मध्य पर बना 2.07 किलोमीटर लंबा एक अद्भुत पुल है। और 2019 में भारत सरकार ने तकनीकी रूप से उन्नत भविष्य के लिए इसका निर्माण कराया था और ये 2.07 किलोमीटर लंबा एक अद्भुत पुल है और कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही सिलकायरा सुरंग किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तराखंड में। सिलकायरा सुरंग उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं।
16 अप्रैल 2025 को उत्तराखंड में 4.53 किलोमीटर लंबी सिलकायरा सुरंग की खुदाई पूरी हो गई, जिसका नाम स्थानीय देवता बाबा बोकनाग के नाम पर रखा गया। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? देवता बाबा बोकनाग के नाम पर रखा गया। और इसका उद्घाटन कब किया गया था? 16 अप्रैल 2025 को उत्तराखंड में 4.53 किलोमीटर लंबी सिलकायरा सुरंग की खुदाई पूरी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? इसका आंसर हो जाएगा ए, बहादुर सिंह सागू। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए बहादुर सिंह सागू। ये क्वेश्चन में इंपोर्टेंट है, बन सकता है। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। बहादुर सिंह सागू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। बहादुर सिंह सागू एक बार के एशियाई पदक विजेता और 2 बार के राष्ट्रीय चैंपियन हैं। बहादुर सिंह सागू क्या हैं कि ये एक बार एशियाई पदक जीत चुके हैं और 2 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं बहादुर सिंह सागू। और ये एथलेटिक्स महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में एनसीडब्ल्यू राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने किस पुस्तक का पहला संस्करण लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्मयोगिनी वीरांगना। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की माननीय अध्यक्ष श्रीमती विजय रहाटकर 2 जुलाई 2025 को पुणे दौर पर रहेंगी। वे विवाह पूर्व संवाद केंद्र का उद्घाटन करेंगी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों संग समीक्षा बैठक लेंगी और आपके द्वार जन सुनवाई करेंगी और मैनो माइंड पहल का शुभारंभ करेंगी। कौन करेंगी? श्रीमती विजय रहाटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने व्यक्ति को 2024 पद्म भूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए, 17 व्यक्तियों को 2024 का पद्म भूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अब तक मैं लॉट्स ऑफ वीडियो करा चुकी हूँ पद्म भारत रत्न से रिलेटेड, ऑस्कर से रिलेटेड मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। उसमें मैंने सभी क्वेश्चन कवर करा दिए हैं कि भारत रत्न से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि इसकी शुरुआत कब हुई, सबसे पहले किसको दिया गया, ये पद्म भूषण पद्मश्री किसको दिए गए, सभी क्वेश्चन PYQ में पूछे गए हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। 2024 में 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुल 132 पद्म पुरस्कार दिए गए, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री शामिल हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पद्मश्री कितने दिए गए? 110, पद्म विभूषण कितने दिए गए? 5 और 17 पद्म भूषण दिए गए। क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसको साथ के साथ लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने व्यक्तियों को 2024 पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए, 5 व्यक्तियों को 2024 पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। 2024 में 132 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार शामिल थे। पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, अभिनेत्री वैजयंतीमाला, नृत्य गाना पद्मा सुब्रमण्यम, अभिनेता चिरंजीवी और बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत शामिल है। किन किन के द्वारा, ये उपराष्ट्रपतियों के द्वारा ये रत्न दिए गए कि वेंकैया नायडू, अभिनेत्री वैजयंतीमाला, नृत्य गाना पद्म सुब्रमण्यम, अभिनेता चिरंजीवी और बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई? इसका आंसर हो जाएगा बी, 139। 2025 में 139
पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई और ये सारे ही पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? द्रौपदी मुर्मू मतलब कि राष्ट्रपति के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में अरिजीत सिंह को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा सी, पद्मश्री। 2025 में अरिजीत सिंह को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। भारत के सबसे प्रशंसित पार्श्व गायकों में से एक अरिजीत सिंह को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पद्मश्री भारत का कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्मश्री। और ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला, साहित्य, खेल और सामाजिक कार्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा सकता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खेल और सामाजिक कार्यों से संबंधित योगदान के लिए ये दिया जाता है। और 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है अरिजीत सिंह को। और किस क्षेत्र में दिया गया है ना? कला के क्षेत्र में इनको ये पद्मश्री दिया गया है पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट्स भी बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में पंकज उधास को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, गजल गायन। 2025 में पंकज उधास को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये गजल गायन से संबंधित हैं। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। गायक पंकज उधास को मरणोपरांत को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती शारदा सिन्हा को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण विभूषण दिया गया। ये किस राज्य से संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहार। श्रीमती शारदा सिन्हा को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण दिया गया। ये बिहार राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बन सकता है एग्जाम में। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, वायलिन। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये वायलिन वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। प्रसिद्ध वायलिन वादक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। ये सम्मान प्राप्त करने वाले पहले वायलिन वादक हैं। किनके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया? द्रौपदी मुर्मू 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति भवन में ये पुरस्कार दिया गया। पद्म विभूषण किसको दिया गया? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को। और किस क्षेत्र में दिया गया? कला के क्षेत्र में। और ये एक वायलिन वादक हैं और इनको ये सम्मान प्राप्त करने वाले पहले वायलिन वादक हैं। कौन? लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। ये भी की पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से बन सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये देश के कौन से मुख्य न्यायाधीश रहे हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, 44। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये देश के 44 मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। जगदीश सिंह खेहर का जन्म 28 अगस्त 1952 के एक भारतीय न्यायविद है जिन्होंने
4 फरवरी 2017 से 27 अगस्त 2017 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले सिख थे। जगदीश सिंह खेहर का जन्म कब हुआ था? 28 अगस्त 1952 को, और इन्हें 4 जनवरी से 2017 से 27 अगस्त 2017 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्य किया, और ये पहले सिख थे न्यायाधीश के रूप में पहुंचने वाले। ये भी की पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, आ सकते हैं एग्जाम में। 25 फरवरी 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा डी 7। 2025 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सबसे पहली बार 1954 में पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है कि सबसे पहली बार पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में ये प्रदान किए गए थे। 2025 में 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी, और 2025 में कितने पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी? 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी। और 139 में किस किस को दिए गए थे? पद्म विभूषण 7 पद्म विभूषण दिए गए थे, 23 महिलाओं को दिए गए थे। पद्म भूषण कितने दिए गए थे? 19, और 10 विदेशी व्यक्तियों को दिए गए थे। उसमें से पद्मश्री 113 दिए गए थे, टोटल 139 है, 139 और 13 मरणोपरांत हैं। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अभी आपने देखा था कि कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिए गए, तो 7, 23 महिलाओं को दिए गए पद्म विभूषण, और पद्म भूषण कितने व्यक्तियों को दिए गए? 19, और 10 विदेशी व्यक्तियों को दिए गए, और पद्मश्री 113 व्यक्तियों को दिए गए, और 13 मरणोपरांत दिए गए। टोटल 139 हैं। किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये टॉप क्वेश्चन थे, पूछे गए हैं, PYQ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैंने करंट अफेयर भी लिए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए करंट अफेयर में। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, मतलब किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी क्लास की NCERT पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं हर एक क्लास के NCERT यूनिट वाइज और क्लास वाइज में कोड बनाकर वीडियो दे दूंगी, नोट्स उसके इम्पोर्टेंट। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।